इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। लोग ये तो जानते हैं कि ये जंग क्यों हो रही है, मगर बहुत कम लोग इस जंग को इंसानियत की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म की शुरुआत ही हनन नाम की एक बूढ़ी औरत से होती है जो हमसे यही कहती है कि हम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हनन हमें इस बात के लिए दोषी नहीं ठहरा रही, वो बस अपने बेटे की कहानी सुना रही है, जिसकी कहानी जानने के लिए हमें 3 पीढ़ियों की ये कहानी समझनी होगी। 1948 में जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हो रही थी, तब शरीफ नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ याफा में रहा करता था। अब तक उस इलाके में शांति थी, मगर शरीफ जानता था कि हालात बदलने वाले हैं। उसने अपने बच्चों तक इस परेशानी को पहुंचने नहीं दिया और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता रहा। मगर एक रात बॉम्ब गिरने की आवाज उस घर तक पहुंच गई। शरीफ और उसकी पत्नी ने इस माहौल में भी बच्चों को शांत रखने की पूरी कोशिश की, मगर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजों ने इस जंग में उनकी मदद करने का वादा किया था, मगर शरीफ का मानना था कि इस जंग की जड़ अंग्रेज ही है। शरीफ अपने खेत बर्बाद होते देख रहा था और उसके पास और दूसरे अरब लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कई अरब इस इलाके को छोड़कर दूसरे देशों में जाने के बारे में सोचने लगे, मगर शरीफ का कहना था कि ऐसा करके वो लोग वही करेंगे जो दुश्मन चाहते हैं। ये इलाका उनका घर है और अपने ही घर को छोड़ने का फैसला सही नहीं है। इसी तरह इतने लोग यहाँ से चले गए हैं कि अब पैलेस्टीनियंस के पास अपनी रक्षा के लिए कोई सेना तक नहीं बची। खतरा बढ़ता जा रहा था और इजरायली सेना हावी होने लगी। एक रात हमला शरीफ के घर के करीब हुआ और उसकी पत्नी ने कह दिया कि वो अब यहाँ और नहीं रह सकती। अपने पूर्वजों की आखिरी निशानी यानी कि अपने घर को बचाने के लिए शरीफ ने एक फैसला लिया। अपनी पत्नी और बच्चों को नाबलस नाम के इलाके में भेजकर शरीफ खुद उस घर में रुक गया ताकि वो इजरायली सेना से बातचीत करके अपना घर बचा सके। अपने परिवार से दूर होकर वो खुश तो नहीं था, मगर वो अपना घर खोना भी नहीं चाहता था। इस परिवार की तरह कई परिवारों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा और सिर्फ कुछ लोग याफा में बचे जो अपना घर, अपनी जमीन बचाने की कोशिश करने लगे। ये लोग जानते थे कि इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी और इसराइली अपनी ही मांगे उनके सामने रखेंगे। याफा अब पूरी तरह इसराइल की जमीन बन गई और अपने घर में शरीफ को छुपकर रहना पड़ा। वो अपनी पत्नी से सच छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर वो सैनिकों के हाथ लग गया जब वो अपने खेत देखने के लिए बाहर निकला। सैनिकों का कहना था कि कोई कागज अब उसे इस घर का मालिक साबित नहीं कर सकते और शरीफ को पीटकर जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी इस बात से अनजान थी और एक नई जगह वो अपना घर बसाने की कोशिश में लगी थी। उसने गुजारे के लिए अपने गहने बेचे, मगर गहनों के बदले उसे बहुत कम पैसे मिले। महीनों तक एक कैंप में शरीफ को दूसरे पैलेस्टीनियंस के साथ मजदूरी करनी पड़ी। ना तो उन्हें आराम करने दिया जा रहा था और ना ही उन्हें पेट भर खाना मिल रहा था और एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ गया। शरीफ का बेटा अपने जैसे लोगों के बुरे हालात देख रहा था और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल है। बच्चों को बॉम्ब की आवाजें सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि इस नए इलाके में भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बस शरीफ के आने का इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार तब खत्म हुआ जब दिल का दौरा पड़ने की वजह से शरीफ को कैंप से निकलने का मौका मिल गया। शरीफ की हालत ऐसी हो गई थी कि एक बार के लिए उसका बेटा सलीम भी उसे पहचान नहीं पाया। मगर जल्द ही हालात बेहतर होने लगे और इस बात को 30 साल गुजर गए। शरीफ की पत्नी गुजर गई और वो दिन आया जब उसकी सबसे छोटी बेटी लैला की शादी हुई। शरीफ का छोटा बेटा सलीम अपने बेटे नूर को बता रहा था कि लैला के पति को कनाडा में नौकरी मिली है, इसलिए वो इस देश से दूर जा रही है जहां उसकी बड़ी बहन भी रहती है। शरीफ का बड़ा बेटा भी जॉर्डन में रहने चला गया था, इसलिए अब वो सलीम, उसकी पत्नी हनन और उनके बच्चों के साथ रहता है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज शरीफ अक्सर देर रात वो खेत ढूंढने निकल पड़ता है जो याफा में हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने घर को भूल ही नहीं पाया है। सलीम, जो कि एक टीचर है, बच्चों को इमेजिनेशन की अहमियत सिखाता था, मगर उसकी और खासकर शरीफ की जिंदगी ऐसी बन चुकी थी कि इमेजिनेशन भी उन्हें खुशी नहीं दे सकता था।
शरीफ अब भी याफा की बातें करता था और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी तबीयत बदतर होती जा रही थी। एक दिन सलीम अपने बेटे नूर को लेकर अपने पिता के लिए दवाइयाँ खरीदने गया। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक इजरायली सेना ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। वो दोनों बाजार में ही फंस गए क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स भी अपने घर चले गए। उन दोनों को पैदल अपने घर तक सफर तय करना पड़ रहा था और बीच रास्ते सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सलीम का घर कुछ ही दूर था, फिर भी वो सैनिक बंदूक की नोक पर उसे जिंदा रहने के लिए दीवार पर लिखी वो बातें मिटाने के लिए कहने लगे जो कुछ पैलेस्टीनियंस ने इजरायली सेना के खिलाफ लिखी थी। नूर की आंखों के सामने उसके पिता को बेइज्जत किया जा रहा था और जबरदस्ती उससे ऐसी बातें कहने के लिए कहा जा रहा था जो सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। सलीम उन सैनिकों की बात सिर्फ इसलिए मान रहा था क्योंकि वो अपनी और नूर की जान बचाना चाहता था, मगर इस हादसे ने नूर को अपने ही पिता से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगने लगा कि उसके पिता एक डरपोक है और वो दिन पे दिन सलीम से दूर होने लगा। वो अपने दादा शरीफ के ज्यादा करीब होने लगा और उनके अंदर अपने देश के लिए जो प्यार है उस प्यार को समझने लगा। अब यहाँ शांति से रहना मुश्किल साबित होने लगा था क्योंकि अरबी लोगों को उनके घर से किडनैप किया जा रहा था और शरीफ समझ गया कि जब तक इजरायली सारे पैलेस्टीनियंस को उनके घरों से निकाल ना दे तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। सलीम का डर बढ़ता जा रहा था और वो नूर के अंदर गुस्सा पैदा होते देख रहा था। नूर अपने पिता की कोई सफाई सुनना नहीं चाहता था। वो ये समझ ही नहीं पाया कि सेना के आगे वो घुटने टेकने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। बड़े होते होते नूर सिर्फ शरीफ के साथ वक्त बिताने लगा और हनन समझ गई कि अपने बेटे को इस तरह दूर जाते देख सलीम को बहुत तकलीफ हो रही है। वो बस शांति से जीना चाहता था, इसलिए अपने ही पिता से कहने लगा कि उन्हें अब पैलेस्टीन और याफा को भूलना होगा। मगर उसकी इस मांग से हालात और भी बदतर हो गए। 10 साल बाद शरीफ की मौत हुई और स्कूल की छुट्टी होने की वजह से नूर अपने दोस्त के साथ सड़क पर भटकने लगा। वो अब उन क्रांतिकारियों जैसा बन गया था जो इजरायली सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। एक दिन उसी इलाके में प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़क पर उतरे और नूर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गया। वो तो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे, मगर क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई गई और इस हमले में नूर के सर पर गोली लग गई। हनन को जैसे ही ये खबर मिली वो नूर के पास पहुंची जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जल्द ही हॉस्पिटल में सलीम हनन के पास आया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहने लगा, मगर डॉक्टर ने बताया कि नूर को जल्द से जल्द हाइफा के एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना होगा। मगर उस शहर में जाने के लिए उन सबको परमिट की जरूरत थी जिसे पाना बेहद मुश्किल था। कई दिनों तक वो दोनों परमिट के लिए भटकते रहे, मगर कोई ना कोई कारण देकर उनका काम रोक दिया जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस हैं। किसी तरह नूर का दोस्त नूर का आईडी उनके पास ले आया और आखिरकार उन दोनों को परमिट मिल गया। कुछ दिन के इंतजार के बाद नूर को हाइफा ले जाया गया और अब बस ऑपरेशन होने का इंतजार किया जा रहा था। पैलेस्टीनियन होने की वजह से कई लोग उन्हें घूर कर देख रहे थे, इसलिए उनका इंतजार और लंबा साबित होने लगा। वो दोनों बस एक अच्छी खबर सुनना चाहते थे, मगर 2 दिन बाद जब ऑपरेशन पूरा हुआ तब उन्हें बताया गया कि उन्हें वहां आने में देरी हो गई है। गोली नूर के सर में घुसते ही कई टुकड़ों में बट गई और कुछ टुकड़े डॉक्टर्स निकाल नहीं पाए, जिसकी वजह से नूर को अब ब्रेन डेड घोषित किया जा रहा है। उन्होंने कुछ दिनों तक उसके होश में आने का इंतजार किया और अब भी सलीम और हनन नूर की आंखें खुलने की उम्मीद में थे, मगर डॉक्टर ने बताया कि वो कभी होश में नहीं आ पाएगा। सलीम अपना आपा तब खो बैठा जब उससे ये पूछा गया कि वो लोग नूर के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। वो ये बात सह नहीं पाया कि जिन लोगों ने नूर की जान ली है उन्हीं यहूदी लोगों को उसके ऑर्गन्स मिल सकते हैं। पहली बार सलीम को समझ आया कि उसके पिता यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करते थे। कुछ देर के लिए शांत होने की कोशिश में वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर गए। तब हनन ने उससे कहा कि उन्हें ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए ताकि नूर के कुछ हिस्से इस दुनिया में जिंदा रहे। सलीम की मां की मौत भी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्हें ऑपरेशन के लिए किडनी नहीं मिली, इसलिए वो यही सोचने लगे कि शायद ये फैसला किसी और की जान बचा सकता है। ये फैसला बेहद मुश्किल था, इसलिए वो दोनों एक शेख से सलाह मांगने गए। शेख का कहना था कि ये नेक काम होगा, मगर सलीम का कहना था कि अगर नूर के ऑर्गन्स एक ऐसे इजरायली को मिले जो आगे जाके नफरत फैलाए तो ये फैसला गलत साबित हो सकता है। सलीम का कहना था कि एक पिता होने के नाते उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहिए, ना कि उसके ऑर्गन्स दुश्मनों को देने चाहिए। मगर शेख ने समझाया कि बुरा होने के बावजूद अपने अंदर इंसानियत कायम रखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। शेख की बात समझकर उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए, मगर सलीम की एक शर्त थी, जिसे भी ऑर्गन्स मिलेंगे उसके परिवार को ये बताया जाए कि ये ऑर्गन्स किसके हैं और उसकी मौत कैसे हुई।
ये काम करके सलीम और हनन वापस अपने घर लौट आए, जहाँ सलीम का भाई उसका इंतजार कर रहा था। आज सलीम को एहसास हुआ कि उसके पिता हमेशा से सही कहते थे और जब तक सारे पैलेस्टीनियंस अपना घर ना छोड़ दे तब तक ये जंग चलती रहेगी और लोग मारे जाएंगे। सलीम को अब इस बात पर गर्व था कि उसके बेटे ने मौत के बाद अपने ऑर्गन्स देकर 6 लोगों की जान बचाई और इसी सोच के साथ उसने अपने बेटे की लाश को अलविदा कहा। फ्यूनरल की तैयारी शुरू हुई। परिवार के हर इंसान ने नूर को अलविदा कहा और नूर को एक शहीद का दर्जा मिला। कुछ दिन बाद सलीम और हनन हाइफा के एक इलाके की ओर जाने लगे क्योंकि हनन उस बच्चे से मिलना चाहती थी जिसे नूर का दिल मिला है। एरी नाम का वो लड़का वो इकलौता पेशेंट था जो इसराइली था। सलीम को ना चाहते हुए भी उससे मिलना पड़ा, मगर हनन के मन में सिर्फ यही बात थी कि सामने मौजूद बच्चे के अंदर नूर का दिल है। उस वक्त तो एरी हनन के पास नहीं आया, मगर 34 साल बाद कनाडा में एरी फिर एक बार हनन के सामने आया और हनन ने उसे नूर की और अपनी पूरी कहानी सुनाई। आज एरी को नूर की कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो दिल आज एक इसराइली शरीर में है। हनन असल में ये जानना चाहती थी कि इस नए शरीर में उसके बेटे का दिल इंसानियत को कायम रखता है या नहीं, मगर ये दिल अब पैलेस्टीनियंस के दर्द को नहीं समझता। वो सिर्फ इसराइल के साथ हुई चीजों को समझता है। हनन का कहना था कि वो इसराइली लोगों के दर्द को समझती है, मगर उनके साथ जो कुछ हुआ उसका अंजाम आज तक पैलेस्टीनियंस भुगत रहे हैं। हनन को बेहतर सिर्फ तब महसूस हुआ जब उसे पता चला कि एरी कभी इसराइली सेना का हिस्सा नहीं बना और जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा कि नूर का दिल हमेशा अच्छा था। अंत में हनन सलीम के साथ याफा में गई, वो शहर जो सलीम के परिवार को छोड़ना पड़ा था और जो आज पूरी तरह इसराइली इलाका बन चुका है। हनन जिद करके सलीम को शहर घुमाने ले गई और कुछ देर तक शहर में घूमने के बाद सलीम को पता चला कि जिस इलाके में उसका घर हुआ करता था वो इलाका पूरी तरह मिट चुका है। वो उस इलाके को देखने गए और ये जानकर हैरान हो गए कि सब कुछ बदल जाने के बाद भी सलीम का घर अब भी वहाँ मौजूद है। वो दोनों समंदर के पास गए जहाँ सलीम ने हनन को वो शायरी सुनाई जो उसके पिता उसे बचपन में सुनाया करते थे और इसी के साथ इस फिल्म का अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।